हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की होने वाली है। ये आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। इसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कर रहे हैं। एंड देखिए, इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अगर आपने अपनी बुक भी नहीं पढ़ी है तो भी इनफ है आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास आउट होने के लिए। तो आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इसका मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड करवा दिया है। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है। मतलब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने कई पार्टों में डिवाइड किया है, जिसके जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। एंड मैंने क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लिया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसको चेकआउट करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो आपकी अपकमिंग वीडियोज़ हों या अपकमिंग जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ एंड अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहीं के आगे जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल राज्य की प्रशासनिक अर्थव्यवस्था पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो चोल राज्य है इसकी जो प्रशासनिक अर्थव्यवस्था थी इस पर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से लिखेंगे, चोल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। किस तरह से, तो हम इसकी स्टार्टिंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तावना या परिचय से। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली और संगठित राजवंशों में से एक है। किस तरह से ये संगठित और सबसे शक्तिशाली है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में ही देख लिया है। 9 से 13वीं शताब्दी तक विशेष रूप से राज चोल और राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल राज्य ने दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। यानी हम कह सकते हैं जो चोल राज्य है उसमें राजा राज और जो राजेंद्र चोल हैं वो सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपना जो शासन है उसे विस्तार किया था, या ये कहें अपने शासन को बढ़ा लिया था। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक संगठन अत्यंत उन्नत और व्यवस्थित थी, जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक देखा गया। यानी देखिए, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा उन्नत या बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसका प्रभाव हम लंबे टाइम यानी दीर्घकाल तक देख सकते हैं। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो पहले हम देखेंगे राज्य की संरचना की। जो राज्य होता था उसकी संरचना कैसी थी, तो इसमें आप लिखेंगे चोल राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता था। यानी जो चोल राज्य हैं उन्हें कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा जाता था। पहला होता था हमारा मंडलम, जिसको हम प्रांत बोल सकते हैं। दूसरा होता था नाडु, जिसे हम जनपद या जिला बोल सकते हैं। तीसरा होता था हमारा कुरम, जिसे हम ब्लॉक बोल सकते हैं। चौथा होता था उर या ग्राम, यानी गांव होते थे। ठीक है, इस तरह से हम पूरे ही जो जिला होता था उसको बांट कर देख सकते हैं। हर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति थी जो राजा को रिपोर्ट देती थी, और हर स्तर पर अधिकारी होते थे। यानी जिस तरह से आज अधिकारी होते हैं वैसे ही उस टाइम पे होते थे, और सभी जो थे वो राजा को रिपोर्ट तैयार करके देते थे या रिपोर्ट देते थे हर क्षेत्र की, जिससे राजा का जो नियंत्रण है वो सुव्यवस्थित या फिर ये कहें अच्छी तरीके से चल पाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा की भूमिका। यानी राजा जो है उसकी क्या भूमिका होती थी, किस तरह से वो भूमिका निभाता था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। वह सभी प्रशासनिक, सैन्य, न्यायिक और धार्मिक कार्यों का सर्वोच्च अधिकारी था। चोल शासन नियमित रूप से मंदिरों और जनता से संपर्क बना रहे थे। यानी देखिए, राजा होता था उसे ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, यानी ईश्वर के बराबर माना जाता था। और ये प्रशासनिक, सैन्य, न्यायिक सभी का अधिकार इसके पास होता था। यानी राजा सभी के अधिकार को रखता था, और इस ये जो थे ये मंदिरों के साथ साथ जो जनता होती है उसके भी साथ अपना जो संबंध है, अपनी जो व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से चला पाते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन। किस तरह से स्थानीय स्वशासन था इस टाइम पे। चोल शासकों की सबसे अनूठी विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता थी। यानी इस टाइम पे जो ग्राम प्रशासन था वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। ग्राम सभा यानी उर सभा ब्राह्मणों गांवों में और नगरम शहरी निकाय गांवों के प्रशासन में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। यानी ब्राह्मण गांवों में और जो नगरों में शहरी निकाय होते थे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते थे। यानी अपनी मर्जी से वो जो भी चीज़ चाहें वो अप्लाई कर सकते थे। ग्राम सभाओं के सदस्य
कुंडबोल पद्धति लॉटरी प्रणाली द्वारा चुने जाते थे, यानी लॉटरी डाली जाती थी, पर्चियां डाली जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग जो सभा के सदस्य थे वो चुने जाते थे स्वतंत्र रूप से। वह सभी वितरण, जल प्रबंधन, कर संग्रह और विवाद समाधान जैसे कार्य करते थे, यानी जो जल से संबंधित कार्य हो गए, भूमि वितरण हो गया, कर संग्रह हो गया, इन सभी जो विवाद वाले या फिर ऐसे जो मुद्दे होते थे उन पर ये कार्य करते थे और उन्हें राजा तक तो पहुंचने ही नहीं देते थे, आपस में ही निपटा लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यायिक व्यवस्था। किस तरह की न्यायिक व्यवस्था थी? चोल शासक में स्थानीय स्तर पर न्यायिक समिति कार्य करती थी। ग्राम सभाएं छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती थी, जबकि गंभीर मामले में ये राजा या उच्च अधिकारी हस्तक्षेप करते थे, यानी अगर छोटा मोटा मामला है या फिर छोटे मोटे स्तर का है तो ग्राम सभा ही उसे निपटा लेती थी। अगर बड़ा मामला है तो या तो राजा या फिर उच्च अधिकारी उसमें हस्तक्षेप यानी उसकी सुनवाई करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे चोलों की आर्थिक व्यवस्था, यानी चोलों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। तो पहला हम देखेंगे कृषि और सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था में आ जाती है। चोलों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने अनेक बांध, नहरें और जलाशय बनाए। कौन कौन सी नहरें और जलाशय बनाए थे यह आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। राजा राजेश्वरम तालाब इसका मुख्य उदाहरण है, यानी देखिए एक और तालाब बनाया गया था जिसका नाम है राजेश्वरम तालाब, जो कि इसका एक मुख्य उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, यानी जो कृषि पर कर लगाया जाता था वो राज्य की जो आय होती थी उसका प्रमुख स्रोत माना जाता था। भूमि को उर्वरकता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता था और उसी आधार पर कर लगाया जाता था, यानी अगर भूमि उर्वरक यानी अच्छी फसल देती है तो उस पर सही कर लगाया जाता था, और भूमि की हालत बंजर वाली है या फिर ऐसा लगता था कि इस पर ज़्यादा खेती हो नहीं पाएगी तो उस पर कम कर लगाया जाता था ताकि किसानों को भारी ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूमि कर और राजस्व प्रणाली। किस तरह से यहाँ भूमि कर और राजस्व प्रणाली थी, इसमें आप लिखेंगे भूमि पर कर आधारित आय वीरियम नामक समिति द्वारा एकत्रित किया जाता था, यानी जो भूमि कर होता था वो वीरियम नामक जो समिति है उसके द्वारा एकत्रित या ये कहें इकट्ठा किया जाता था। भूमि की पैमाइश के लिए उत्तरामेरु जैसी शिलालेखों से जानकारी मिलती है, यानी भूमि की ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमें उत्तरामेरु जो शिलालेख है उससे पता चलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। किस तरह से चोलों ने समुद्री व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उन्होंने व्यापार दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे सुमात्रा, जावा, कंबोडिया तक व्यापार किया, यानी हम इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, सुमोडिया हो गया, जावा हो गया, कंबोडिया हो गया, यहाँ तक हम इनका व्यापार देख सकते हैं। माड़ीग्रामा, अन्नूर और अय्यावोल जैसे व्यापारिक संगठन बहुत प्रभावशाली थे, यानी इस टाइम पे ये सारे संगठन जो हैं वो प्रभावशाली थे। तांबा, मसाले, कपड़े और रत्नों का व्यापार होता था, यानी इस टाइम पे तांबे का हो गया, मसालों का हो गया, कपड़ों का हो गया, और जो रत्न होते हैं यानी ये कहें मोती या फिर जैसे हीरे वगैरह हो गए, इन सभी का व्यापार मुख्य रूप से होता था, यह मुख्य रूप से करा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उद्योग और शिल्प। किस तरह से उद्योग और शिल्प था, इसमें आप लिखेंगे चोल काल में कांस्य मूर्तिकला, वस्तु निर्माण, धातु मर्ग आदि प्रमुख शिल्प थे। ये न केवल घरेलू उपयोग के लिए बल्कि व्यापार के लिए भी तैयार किए जाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया और ग्राम सभाओं को शक्ति प्रदान की। उनकी राजस्व प्रणाली, भूमि प्रबंधन और न्यायिक संगठन काफी विकसित थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा न्यायिक प्रबंधन या फिर भूमि प्रबंधन, न्यायिक जो संगठन थे उन्हें विकसित होते हुए या फिर ये कहें विकसित देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप इसमें लिखेंगे अर्थव्यवस्था कृषि, सिंचाई, व्यापार और शिल्प के आधार पर सशक्त थी, यानी अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि, व्यापार हो गया, सिंचाई हो गया और जो हमारे शिल्प है इसके आधार पर ही सशक्त बनी थी। इन विशेषताओं ने चोलों को एक संगठित और स्थानीय साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासन पर लंबे समय तक रहा, यानी इसका जो प्रभाव है वो हम बहुत लंबे समय पर दक्षिण भारत में देख सकते हैं, उसकी राजनीति पर, संस्कृति पर और प्रशासन पर।
पर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपके फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे विद आंसर वो कवर हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सभी नोट्स को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।